मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केमठ, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित में हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल उसने कहा था कहानी का सारांश देखेंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी है। इसमें कहानीकार ने पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक अद्वितीय कहानी लिखी है। उन्होंने कुल 3 ही कहानी लिखी है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, और वह एक ही कहानी से उसने कहा था कहानी से कहानी संसार में अमर हो गए। तो प्रश्न यही उठता है कि उसने कहा था में ऐसा क्या है कि सिर्फ यही एक प्रेम कहानी लिखकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमर हो गए। कुछ समय पहले आए बीबीसी के एक सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन का लगभग 1883 से 1922 तक माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपादक के साथ साथ निबंधकार और कहानीकार भी थे। उन्होंने कुल 3 कहानियाँ लिखी है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। लेकिन हिंदी साहित्य में उसने कहा था और गुलेरी जी दोनों एक दूसरे का पर्याय माना जाता है। आखिर ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने इसके साथ साथ इसके लेखक को भी अमर कर दिया? यह कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना कोई प्रेम सप्ताह मानती है, न प्रेम दिवस, न गुलाबों के आदान प्रदान का दिन और न ही वादे किए जाने का। लेकिन इसके लिखे जाने के 100 साल बाद भी आज जब हिंदी की प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो बहुतों की स्मृति में सबसे पहले इसी का नाम आता है। कुछ समय पहले आए बीबीसी के सर्वेक्षण के मुताबिक उसने कहा था न सिर्फ प्रेम कथाओं बल्कि हिंदी की 10 बेमिसाल कहानियों में शामिल है। आलोचक नामवर सिंह का कहना था कि उसने कहा था का सचमुच या समुचित मूल्यांकन होना अभी बाकी है। उनके मुताबिक अभी इसे और समझे और पढ़े जाने की ज़रूरत है। किसी कहानी को अमर बनाने वाला सबसे बड़ा गुण होता यह है कि वह आपको बार बार पढ़ने के लिए उकसाए और बार बार मन में अटकी सी रह जाए। हर बार के पाठ में उसके नए अर्थ और संदर्भ खुले। हर बार यह लगे कि कुछ कहने समझने को बचा रह गया। उसने कहा था इसी कसौटी पर खरी उतरती है। मोटे तौर पर देखें तो 3 विशेषताएं हैं जो उसने कहा था को कालजयी और अमर बनाने में अपनी अपनी तरह से योगदान देती है। इसका शीर्षक, फलक और चरित्रों का गठन। यह न तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की तरह आपको शीर्षक में अपनी कहानी बता देने वाली कहानियों में से थी, न ही उस समय लिखी जाने वाली तमाम अन्य कहानियों की शीर्षक की तरह सीधी सपाट। इसके नाम के साथ ही इसे जानने समझने का रोमांच भरने वाला रहस्य जुड़ा हुआ था। शीर्षक सीधे सीधे पाठकों को खींचता है और उनसे पुकार कर कहता है कि पढ़ो, किसने कहा था, किससे कहा था, क्यों कहा था, क्या कहा था। पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना,
और जो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर की भी। अब सवाल उठता है कि कोई किसी से कुछ ऐसे ही तो नहीं कह देता, बिना किसी भरोसे के, रिश्ते और संबंध के। ऐसी बात कहाँ होती है भला? न सामने वाला इतनी आसानी से मान लेता है। संबंध है तो बस इतना कि 23 बरस पहले वे अमृतसर के बाजारों में कहीं मिले थे। लड़के ने खुद तांगे के पहिए के नीचे होकर भी लड़की की जान बचाई थी। लड़का लड़की से रोज पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की रोज शर्माती थी, पर एक दिन उसने कह दिया था, हो गई। उसने कहा था, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखी गई थी। तुरंत घटे को कहानी में लाना, उसके यथार्थ को इतनी जल्दी और इतनी बारीकी से पकड़ पाना आसान नहीं होता। पर गुलेरी जी ने यह किया और खूब किया। इस कहानी में प्रेम से भी ज़्यादा युद्ध का वर्णन और माहौल है। यह बताने की खातिर कि युद्ध हमेशा प्रेम को लीलता और नष्ट करता है। लहना सिंह का एक छोटा सा सपना है, नदी के किनारे अपने गांव में आम के पेड़ के तले भाई की गोद में मरने का। पर वह मरता है एक अनजान देश में, अपनी प्रेमिका के वचन की रक्षा करते हुए। सूबेदारनी के सुहाग और बच्चे को तो बचा लेता है, पर अपनी बीवी और बच्चों को अनाथ कर जाता है। अब बात चरित्रों की। लहना का चरित्र एक ऐसा विशिष्ट चरित्र है जिसमें कई सारी खूबियां और नायकत्व कूट कूट कर भरा गया है। वह अपने भाई को बहुत चाहता है, देश को अगाध प्रेम करता है, बेटे से जिसे बहुत लगाव है, गांव जिसकी रगों में दौड़ता है, और प्रेम तो उसके लिए जिंदगी के हर द्वंद और सुविधाओं के लिए भी बहुत ऊपर, जीवन मृत्यु का सबब है। सिर्फ 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में वह उस नन्ही बालिका, जो बाद की सूबेदारनी है, को बचाने की खातिर अपनी जान से खेल जाता है, और 37 साल की उम्र में अपने परिवार और सपनों की परवाह न करते हुए उसको दिए वचन की रक्षा के लिए उसके घायल बेटे को उसके पति के साथ घर भेजकर खुद के लिए मृत्यु चुन लेता है। और तो और वह जर्मन की सैनिक को अपनी बातों में लाकर और फंसाकर मार भी देता है, यानी वो बुद्धिमान भी है। इस कहानी के प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि हर स्त्री कहीं न कहीं मन में ऐसा ही प्रेमी चाहती है, और हर पुरुष की कल्पना में अपने प्रेम के दिनों का ऐसा ही रूप होता है। लेखक ने नायकों के तमाम गुणों को मिलाकर उसे ठोस भरकर लहना सिंह को रचा है। उसके चरित्र के हर पक्ष कर्तव्य, प्रेम और देश प्रेम के 3 बिंदुओं के बीच बड़ी सहज भाषा में रच जाते हैं। ढेर सारे किरदारों के बावजूद इस कहानी में 3 ही मुख्य किरदार हैं, लहना सिंह, सूबेदारनी और फिर वजीर सिंह। बोधा बच्चा है, सूबेदार पुत्र मोह में कमजोर, सो बेटे को लेकर रणभूमि से घर लौट जाता है। हालांकि लहना की भी एक पत्नी है, पर उसका कोई जिक्र यहाँ कहानी नहीं करती। लहना के मरते वक्त भी वह उसकी स्मृतियों में नहीं आती। आती है तो अमृतसर की गलियों की वह बच्ची। वह पत्नी के गोद में मरने की बात नहीं करता, भाई की गोद में मरना चाहता है। जाहिर है लेखक ने ऐसा लहना के उस बच्ची के लिए प्रेम को बताने के लिए ही किया है, नहीं तो इस तरह उनका चरित्र कमजोर हो जाता। लहना और सूबेदारनी का वह अमर प्रेम फिर शायद उस तरह अमर न हो पाता। 3 के बाद जो भी चरित्र है वे वक्त ज़रूरत नायक नायिका के चरित्र को रचने और उभारने के लिए है।
वजीर सिंह ऐसा किरदार है जो लड़ाई के मैदान में भी हंसी मजाक करता हुआ प्रेम के गीत गाता हुआ दिखता है। वह नायक के आसपास विदूषक, कॉमेडियन या सहनायक के चरित्र जैसी भूमिका में है, लेकिन उसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ऐसे सहयोगी चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुतेरे उद्देश्यों पूरे करते हैं। जैसे इस कहानी में नायक अपना वचन पूरा कर जाने के संदेश का संदेशवाहक आखिरकार उसे ही बनाता है। अब बात सूबेदारनी की। बार बार बचपन में मिल जाने वाली और बाद में एक बार मिलने वाली यह नायिका नायक से बस 3 शब्द कहती है। इसमें बार बार कहा जाने वाला है धत, जो इस कहानी का बहुत ही लोकप्रिय और प्यारा शब्द है। इसे तीसरी कसम फिल्म के हीरा मन के इस से भी जोड़कर देखा जा सकता है। शायद धत ही प्रेरणा रहा हो इस इत्स की। धत भी जैसे एक चरित्र है। इस कहानी का नायिका के अल्हड़पन, मासूमियत, झिझक और शर्म को एक साथ बताता हुआ। दूसरी बार हाँ हो गई देखते नहीं यह रंगीन सालू, और तीसरी बार उस पुराने परिचित और संबंध को याद दिलाते हुए लहना सीन से अपने पति और पुत्र की जान बचाने की भीख मांगना, संकोच और शर्माना। तब की नायिका की तमाम खूबियों के साथ ये दोनों महत्वपूर्ण खूबियाँ भी हैं इसी स्त्री चरित्र में। यह संयोग ही नहीं कि जब बालिका वधू जैसा चर्चित धारावाहिक रचा गया तो उसकी नायिका की प्रारंभिक उम्र 8 साल ही दिखाई गई। लेखक के दिमाग में तब कहीं सूबेदारनी का बचपन जरूर अटका होगा। आनंदी की गहनों कपड़ों को लेकर खुशी में कहीं हम उस अनाम बालिका यानी सूबेदारनी का अक्स भी देख सकते हैं। यह चेहरा एक गांव का है और एक पत्नी का भी। आज की स्त्री होती तो यह नहीं भी कहती। प्रेमी को पाकर इतने बरस बाद भी पति का जीवन शायद उससे इतना महत्वपूर्ण भी न लगता। पर आदर्शों के सांचे में ढली इस कहानी में ऐसा नहीं होता। निश्चलता, परिवार की खातिर जीना मरना, बिना किसी नाम के इस पारंपरिक नायिका की छवि एक ही मामले में आधुनिक है। वह प्रेमी को सामने पाकर अपना परिचय नहीं छुपाती और न ही चुप रहती है। यह आधुनिकता बोध तो है, कुछ अर्थों में हम इसमें भी आधुनिकता से ज़्यादा मतलब की गंध है। कहानी की भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है, जो वातावरण को सजीव कर देती है। पंजाबी के न जाने कितने शब्दों का प्रयोग इसे अलग बनाता है और 101 बरस पुरानी कहानी के हिसाब से तो काफ़ी प्रयोगशील है और प्रगतिशील भी। इस कहानी का विषय भी बहुत प्रयोगधर्मी है। इतने बरस पूर्व एक प्रेम कहानी को रचना, वह भी इस आत्मीयता और लगाव से, रचनाकार के लिए कैसा अनुभव रहा होगा, यह बात सोचने और समझने की ठहरती है। यह कहानी के बारे में कुछ विशेष तथ्यात्मक बातें, और आप कहानी का सतत निरंतर अध्ययन करते रहें। कहानी के माध्यम से ही अमृतसर के बाजार का दृश्य पुनः उभरेगा और समझ में आएगा कि कहानी क्या है, कैसा है। युद्ध का दृश्य, मरणासन लहना सिंह का दृश्य, ये सभी धीरे धीरे, और उसने कहा था कहानी की शीर्षक की सार्थकता भी समझ में आएगी। मित्रों, धन्यवाद।